देश की वेल्थ है लॉक्ड वैल्यू ऑफ इट्स रिसोर्सेस. When the locked value of its resources is unlocked, the wealth is unlocked. Or unlocking of value of natural resources, if it is done with an opaque process, there is no transparency, and it is done for certain individuals, what happens? जो आज हम देख रहे हैं कोल स्कैम में, कोलगेट में जो हम देख रहे हैं, 2G में हम जो देख रहे हैं, आज देश के पास पैसा आएगा कहां से? नेचुरल रिसोर्सेस या बाकी जिस प्रकार के हमारे सारे रिसोर्सेस है, इसको जब हम अनलॉक करेंगे, उसकी वैल्यू अगर हमारे देश की सरकार के पास आएगी, हमारी तिजोरी में आएगी, तो उस वैल्यू के माध्यम से एक और देश की इकोनॉमी भी चलेगी, और दूसरी ओर जिस प्रकार की स्कीम्स यूपीए लाना चाहता है, शायद उन स्कीम्स को भी हम सस्टेनेबली फाइनेंस कर पाएंगे. पर यह नहीं हुआ. हमारे रिसोर्सेस हमने अनलॉक तो किए, बट वी अनलॉक्ड इट फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स. जो 2G में हुआ, जो कोलगेट में हुआ, कि शायद अगर इसको, और 3G ने तो दिखा दिया कि 3G में व्हेन यू गेट 2 लाख करोड़. और बहुत अच्छा कपिल सिब्बल जी को सवाल पूछा है, और कपिल सिब्बल जी को इस किताब में जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से वेंकटेश जी ने दिया है. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो वेंकटेश जी जब ये किताब पढ़ रहा था, और लेट मी टेल यू, मैं जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बड़ा शौक था, और कभी हिंदी, मराठी, इंग्लिश सारे नॉवेल्स पढ़ता था. तो एक अच्छा नॉवेल अगर हाथ में पड़ जाए तो उसको खत्म किए सिवा मैं छोड़ता नहीं था. पर पहली बार ऐसा हुआ कि समथिंग रिटन अबाउट इकोनॉमिक्स मैंने हाथ में लिया, एंड आई जस्ट कुड नॉट कीप इट डाउन. पूरा पढ़कर ही मैंने उसको नीचे रखा. और I know that you are not a political person, but if I say it कि अभी हम लोग इस यूपीए की सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब उस कमेटी का कोई काम ही नहीं बचा. इस किताब को अगर हम लोग अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके जनता में पहुंचा दे, तो अगले 50 साल तक ये सरकार वापिस चुनकर नहीं आएगी. दिल्ली के गलियारे में, सत्ता के गलियारे में किस प्रकार से अवैध चीजें चलती है, ये नीचे कभी पता ही नहीं चलता. अ मैन लाइक मी हु इज इनटू पॉलिटिक्स, जो इतने सालों से पॉलिटिक्स में है और जो ये सारी चीजों को फॉलो करता है, उसके लिए भी कई चीजें इस किताब में ऐसी है कि जो पढ़कर ये लगता है कि क्या हो रहा है देश में, वेयर आर वी, हम लोग कहां हैं. ऐसा मन में एक टीस सी उठती है और लगता है कि क्या देश के बारे में सोचा ही नहीं जाता. क्या हम हमारे पॉलिटिक्स में, हम पैसे की होड़ में इस प्रकार से तैयार हो गए कि देश के बारे में विचार करना ही बंद कर दिया. जिस प्रकार से देश को हम लोग नीचे ले जा रहे हैं, जिस प्रकार से देश के रिसोर्सेस को हम खत्म कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को हम पूरे तरीके से तहस नहस कर रहे हैं, क्या केवल व्यक्तिगत विचार होगा? क्या देश का विचार कोई करेगा ही नहीं? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस किताब के में हमारे सामने आता है. वैसे तो मनमोहन सिंह जी के बारे में आपने बहुत सारी चीजें वेंकटेश जी इसमें लिखी है, पर एक चीज में मनमोहन सिंह जी ने आपको पराजित कर दिया. आपकी किताब में आपने जो एक लेख लिखा था, शायद इट वाज रिटन इन जनवरी दिस ईयर, और आपके सारे फोरकास्ट तो सही थे, पर उस समय आपने कहा था कि शायद दिसंबर तक डॉलर की कीमत 65 रुपए होगी, लेकिन उन्होंने आपको बीट कर दिया और अगस्त में ही 65 रुपए तक हम पहुंच गए. ये जो 10 अलग अलग चैप्टर्स है, एक एक चीज, इट इज जस्ट नॉट इंफॉर्मेशन. ये एक प्रकार से सारा, मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी, गवर्नेंस या बाकी सारी चीजें, एसीजेड के बारे में एक चैप्टर में जब मैं पढ़ रहा था, और किस प्रकार से हमारा पैसा, हमारा ब्लैक मनी जो टैक्स किया गया है, वो कैसा एसीजेड के माध्यम से देश में वापस लाया गया, इसका जो एक सारा अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स इसमें किया गया है, आश्चर्य होता है. और ये सारी चीजें मनगढ़ंत नहीं है, एवरीथिंग इज सब्सटैंशिएटेड. और जो सब्सटैंशिएट नहीं हुई है वो कौन से रिपोर्ट से ली हुई है, ये भी इसमें कहा गया है. तो मैं तो राजनेता हूं, मैं तो कोई भी चीज कह सकता हूं और मुझे कोई पूछ नहीं सकता कि आपने कहां से कहा. पर वेंकटेश जी को पूछा जा सकता है कि फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग दिस फिगर्स.
ये आपने कहां से लाई, और निश्चित रूप से हर चीज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पर रखी हुई है। आज मुझे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज जिस स्टेज में है, और एक और इस सारी अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के बाद सरकार जिस प्रकार के अलग अलग कानून लाकर और वोट जीतने का प्रयास कर रही है, यह देश के लिए बहुत डिजास्ट्रस है। और एक चीज मैं यहां पर कबूल करता हूं कि हमारी देश की पॉलिटी ऐसी है कि कुछ चीजें जिनमें कितनी गलतियां हैं हम समझ सकते हैं, लेकिन उतनी गलतियों को देखते हुए भी फॉर द परसेप्शन कई बार उसको जिस प्रकार से हमने विरोध करना चाहिए उस प्रकार से हम विरोध नहीं करते, क्योंकि देश के अंदर अगर सही बात कही जाए तो आखिरी आदमी तक वो सही पहुंचेगी, इस प्रकार की व्यवस्था ही उपलब्ध नहीं है। आज दो चीजें हमारे सामने हमने देखी। एनआरईजीएस बिल्कुल हेतु बहुत अच्छा है, शुद्ध है। आइडियोलॉजिकली अगर हम 200, 300, 400 साल का इतिहास देखें तो हमारे राजाओं ने भी जिस जिस समय अकाल पड़ा उस समय लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसलिए इस प्रकार की योजनाओं को लाया और सक्सेसफुली किया। लेकिन वेयर आर वी राइट नाउ? वी आर स्पेंडिंग 35,000 crores एवरी ईयर एंड वी आर नॉट क्रिएटिंग एसेट्स। सारा ड्रेन हो रहा है, द मनी इज ड्रेनिंग। हाउ लॉन्ग कैन अ इकोनॉमी सस्टेन सच ड्रेन? तो एनआरईजीएस आइडियोलॉजी अच्छी होगी, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट हमने तैयार किया है वो इंस्ट्रूमेंट देश की अर्थव्यवस्था को समाप्त कर रहा है। कहीं ना कहीं इसमें हमको बदलाव लाना पड़ेगा, और एनआरईजीएस के माध्यम से हम जो एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, और उसमें से हम लोग एटलीस्ट वी शुड गेट समथिंग बैक। कोई भी अर्थव्यवस्था अगर देती रहेगी और वापस ही नहीं मिलेगा तो अर्थव्यवस्था कभी भी सस्टेन नहीं हो पाएगी। और आज हमने जो अन्न सुरक्षा विधेयक लाया है, इस अन्न सुरक्षा विधेयक में एक बहुत सुंदर बात वेंकटेश जी आपने कही हुई है कि सारा स्टैटिस्टिक्स देकर वेंकटेश जी ने उसमें ये रखा है कि ठीक है, अगर 70% ग्रामीण भागों में और 50% शहरी भागों में हम अन्न सुरक्षा के माध्यम से अन्न देना चाहते हैं, तो क्या इतना अन्न हम तैयार करते हैं? और एक बहुत सुंदर वाक्य उन्होंने लिखा है, कैन दे डाउनलोड फूड ग्रेन्स? यू कैन डाउनलोड अ एक्ट, बट कैन फूड ग्रेन्स बी डाउनलोडेड? नो, दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड। फूड ग्रेन्स तैयार करने पड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी ने ये जो हमारा एक्ट है और अभी जो ऑर्डिनेंस निकला है, ये कितना ढकोसला है, ये सारी चीजें हमारे सामने लाई कि जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने पूछा कि हम लोग बीपीएल फैमिलीज को 35 किलो अनाज देते थे और अब आपके कानून से हम उनको 25 किलो देंगे, तो ये अन्न सुरक्षा विधेयक है या अन्न वापस लेने की बात आप कर रहे हैं? दूसरी चीज ये है कि 25 किलो का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को हम कितना अनाज देंगे? हम 160 ग्राम 2 समय के खाने के लिए एक व्यक्ति को देंगे। अब जिस समय हमने मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया, तो मिड डे मील प्रोग्राम में स्कूल के एक बच्चे को एक वक्त के खाने के लिए हम 180 ग्राम अनाज देते हैं। और यहां पर हम लोग फूड सिक्योरिटी के अंदर एक एडल्ट को 2 वक्त के खाने के लिए 160 ग्राम अनाज देंगे, विच कम्स टू 500 कैलोरीज एंड अ एडल्ट रिक्वायर्स 2500 कैलोरीज एवरी डे। तो कौन सी सुरक्षा हम दे रहे हैं? ये कोई सुरक्षा नहीं है। जो राजनाथ जी ने कहा कि यह अन्न सुरक्षा नहीं है, वोट सुरक्षा विधेयक है। आज इतने वर्षों के बाद इफ अ गवर्नमेंट एक्नॉलेजेस and the government or the party which has been into governance for at least 55 years acknowledges that 70% of the people living in rural area and 50% of the people living in urban area do not have food to eat, whom to be blamed? पहला सवाल तो यह उठता है
कि देश के अंदर इतने सालों में 55 साल आपने राज किया और 55 साल बाद अगर 70% हमारे देहात के लोगों को और 50% शहरों के लोगों को 2 समय भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, तो इसका दोष किसके ऊपर है? Whom to be blamed? क्या किया इस सरकार ने? यह सवाल पहले पूछा जाना चाहिए और उसके बाद फिर इस विधेयक के ऊपर बात होनी चाहिए। आज एक डिबेट देश के अंदर अमर्त्य सेन और भगवती जी के माध्यम से एक शुरू हुई और जिसमें हमारे चिदंबरम जी ने कहा कि वो तो कोई डिबेट नहीं है, ये तो दोनों जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। अमर्त्य सेन हैज कंपैशन फॉर पुअर एंड प्रोफेसर भगवती हैज पैशन फॉर डेवलपमेंट। उसके ऊपर प्रोफेसर भगवती ने जो जवाब दिया, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से अगर उसको रखा जाए तो इकोनॉमी अगर चलेगी ही नहीं, अगर इकोनॉमिक ग्रो ही नहीं होगी तो पैसा आएगा कहां से? कंपैशन फॉर पुअर इज राइट, बट कंपैशन फॉर पुअर डज नॉट मीन दैट यू गो ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग। उसका अर्थ यह है कि ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी हो कि जिन व्यवस्थाओं में से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज तैयार होकर हम गरीबों को एम्पावर करें कि वो अपने लिए अनाज ले पाए। दैट इज ग्रोथ। और मैं ऐसा मानता हूं इस चीज को हम भूल रहे हैं। अटल जी की सरकार में 6 साल में 6 करोड़ रोजगार के अवसर तैयार हुए और यूपीए 1 में 5 सालों में केवल 27 लाख रोजगार के अवसर तैयार हुए। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हम चला रहे हैं, इसका यह उदाहरण है। अगर हम एक प्रकार से डेमोग्राफिक एडवांटेज की स्टेज में न शिक्षा देंगे, न एम्प्लॉयमेंट देंगे, न स्किल्स ट्रेनिंग देंगे, स्किल्ड मैन पावर हम तैयार नहीं करेंगे, तो इस अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से चलाएंगे? मुझे ऐसा लगता है आज एक प्रकार से आंखें खोलने वाला इस प्रकार का पुस्तक हमारे सामने आया है। मैं वेंकटेश जी को बहुत बधाइयां देता हूं, बहुत उनका अभिनंदन करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं इसको जरूर पढ़िए। देश की हालात के ऊपर इससे बढ़िया किताब आपको नहीं मिलेगी, यह आपको विश्वास देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।